क्वांटम नंबर्स पढ़ लेने के बाद पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था और अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मालूम है कि किसी भी एटम में जब हम डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे कार्बन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे कार्बन में 6 होंगे, नाइट्रोजन में 7 होंगे, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे। तो इनमें जो उनका सीक्वेंस होता है वो होता है कार्बन के लिए 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4। तो यहां पर जो ये लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको याद रखना है जब भी किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले कम एनर्जी वाले शेल में आएगा, मतलब फर्स्ट शेल में, उसके बाद नेक्स्ट शेल, सेकेंड शेल, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। ये उनका प्रॉपर सीक्वेंस होता है। और यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को शेल में, सब शेल में, ऑर्बिटल्स में कैसे कैसे फिल करते हैं, तो इनके लिए कुछ रूल्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। उनमें से पहला रूल है ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। आपको याद रखना है कि इस ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन को जब आप किसी एटम में फिल करते हो तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सब शेल में फिल होगा जिसके लिए एनर्जी मिनिमम हो। मतलब इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो मिनिमम एनर्जी वाले सब शेल से मैक्सिमम एनर्जी वाले सब शेल की तरफ बढ़ते हैं। मिनिमम, फिर उससे ज्यादा, एंड जहां पर जिस सब शेल में एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसे हम सबसे लास्ट में फिल करेंगे। अच्छा, अब ये जो अबाउ प्रिंसिपल है उसको हम और अच्छे समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ n+l रूल। तो n+l रूल ये स्टेट करता है कि इफ इलेक्ट्रॉन is about to filled in any subshell, then it will be filled in the subshell which will have minimum value of n+l। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो ये n है, ये जो n लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। और यहाँ पर जो l लिखा है इसे कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, हिंदी में इसे कहा जाता है दिगंशी क्वांटम संख्या। तो आपको मालूम है 1s 2s 2p 3s 3p 3d ये सारे क्या हैं, सब शेल है। आपको याद रखना है कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 1s या मैंने लिख दिया है 2s या मैं लिखता हूँ 2p या लिखा हुआ है 3s या लिखा हुआ है 3d, तो इसका मतलब क्या है, ये सारे जो हैं ये सारे सब शेल हैं। 1s का मतलब होता है s सब शेल ऑफ फर्स्ट शेल। 1s का मतलब क्या है, तो 1s का मतलब है s सब शेल ऑफ फर्स्ट शेल। 2s का मतलब क्या है, s सब शेल ऑफ सेकेंड शेल। 2p का मतलब क्या है, p सब शेल ऑफ सेकेंड शेल। कहने का अर्थ ये हुआ कि सामने जो नंबर लिखा है वो कुछ और नहीं, शेल का नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और जो ये s d और p लिखा हुआ है वो क्या है, सब शेल है। 3d क्या होगा, d सब शेल ऑफ थर्ड शेल। तो आपको इनको देखकर इनके लिए n की वैल्यू और इनके लिए l की वैल्यू निकालना होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 3d लिखा हुआ है तो n क्या होगा, l क्या होगा मुझे मालूम होना चाहिए। जो सामने नंबर है वही होता है n की वैल्यू। आप पढ़ चुके हो एजीमुथल क्वांटम नंबर में कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l = 2 और f के लिए l = 3 होता है। यहाँ पर ये d है तो l = क्या होगा, 2 होगा। तो ऐसे हम अलग अलग सबशेल के लिए n और l की वैल्यू नोट कर लेते हैं। जैसे 1s सामने जो नंबर है वो n की वैल्यू s है तो l की वैल्यू 0 होगी। जैसे यहाँ लिखा है 2p, सामने 2 है वही होगा n की वैल्यू, और p मतलब l की वैल्यू 1 होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5f, तो 5 सामने जो नंबर है वही क्या है, आपका शेल, तो n कितना हो गया 5, और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है तो यहाँ पर 3 लिख दिया गया। अब मैंने यहाँ पे पूरे टेबल में n लिख दिया है हर किसी के लिए, l लिख दिया है और n+l लिख दिया है। तो हमने ये पढ़ा था अकॉर्डिंग टू n+l रूल कि अगर कभी इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंटर करता है उस सब शेल में जिसके लिए n+l की वैल्यू सबसे कम हो। यहाँ पर एक पॉइंट और हम ऐड कर देते हैं, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सब शेल हों जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम हो जाए, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 3, यहाँ पर भी 3, मतलब आपका 2p और 3s
देखिए 2p और 3s के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? तो याद रखना है, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब शेल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाए, 2 या 2 से ज्यादा सब शेल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाए, तो हम उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। जैसे आपका जो 2p है वैल्यू 3 है, आपका 3s है वैल्यू 3 है, लेकिन ये दोनों सेम हो गए तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे वैल्यू ऑफ n। तो 2p के लिए वैल्यू ऑफ n 2 है, 3s के लिए वैल्यू ऑफ n 3 है। तो जिसकी कम हो, n की वैल्यू कम हो मतलब 2p, उसे पहले फिल करेंगे, और जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा हो, जैसे 3 किसका है? 3s का, तो उसे हम 2p वाले के बाद फिल करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इन सारे सबशेल के लिए ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मतलब 1s 2s 2p और जितने भी यहाँ लिखे हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा और फिर उसके बाद कैसे कैसे वो फिल होता जाएगा। तो हमने बात की थी कि जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू मिनिमम हो, इलेक्ट्रॉन पहले वहां पर एंटर करेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 8 तक 9 तक आपको दिख रही है वैल्यूज, सबसे कम कौन सी है? 1। तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में फिल होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1s में। 1 से बड़ी वैल्यू क्या है? 2। तो इसके बाद 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 2s में आएगा। इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? 2s में आ गया। अब देखिए 2 के बाद क्या है? 3 3 दो जगह है, यहाँ भी 3 यहाँ पर भी 3। तो इस 3 के लिए n की वैल्यू 2 है और इस 3 के लिए n की वैल्यू 3 है। कम वाले को हम पहले फिल करते हैं, जहां पर n कम होगा उसे पहले फिल करेंगे। तो पहले 2p आएगा और फिर 3s आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2p और उसके बाद आएगा 3s। अब 3p हो गया, उसके बाद हम देखते हैं 4। तो देखिए यहाँ पे 4 है और इसके बाद ये तो 5 हो गया, किंतु वहां पर मुझे एक 4 दिख रहा है, तो मैंने इस 4 को भी अकाउंट में लेना होगा। और कहीं पे 4 है क्या? नहीं है। तो ये भी 4 है, वो भी 4 है, किंतु इसके लिए n की वैल्यू 3 है और उसके लिए n की वैल्यू 4 है। तो पहले हम लेंगे कम वाले को, कम n की वैल्यू वाले को, और उसके बाद लेंगे हायर वैल्यू ऑफ n वाले को। तो पहला कौन आएगा? 3p। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले 3p और फिर क्या आएगा? 4s। अब यहाँ पर 4 भी हो गया। अब हम लेते हैं 5 वाले को। तो ये आपका 5 है, और कहां पे है 5? ये है 5 और ये है 5। ठीक, तो अब देखिए इस 5 के लिए n की वैल्यू 3 है, उस 5 के लिए n की वैल्यू 4 है और इस 5 के लिए n की वैल्यू 5 है। तो पहले कम वाली वैल्यू मतलब 3, उसके बाद नेक्स्ट हायर वैल्यू मतलब 4, फिर नेक्स्ट हायर वैल्यू मतलब ये आपका 5। ऐसे करेंगे, पहले कम n की वैल्यू, फिर उसके बाद n की वैल्यू ज्यादा और ज्यादा, क्योंकि इन तीनों के लिए n प्लस l सेम है, 5 5 5 है। तो जिसके लिए n कम होगा वो पहले, उसके बाद नेक्स्ट हायर वैल्यू ऑफ n, उसके बाद नेक्स्ट हायर वैल्यू ऑफ n। तो पहले ये आएगा, ये कौन है? 3d। इससे पहले कि मैं 4p और 5s को नोट करूं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप देखिए ये जो 3d है ये थर्ड शेल का है और ये जो 4s है ये फोर्थ शेल का है, लेकिन हम बिफोर फिलिंग 3d हम फिल कर रहे हैं 4s को। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि 4s सब शेल की एनर्जी 3d सब शेल की एनर्जी से कम होती है, यही वजह है। जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फिल होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो बाद में फिल होगा। तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है कि 4s की एनर्जी 3d की एनर्जी से कम है, इसलिए 4s पहले फिल होगा, 3d बाद में फिल होगा। अब क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि हाउ डू यू नो कि 3d की वैल्यू ज्यादा है, 4s की वैल्यू कम है? तो इसका रीजन है n प्लस l की वैल्यू। जिसके लिए n प्लस l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर दो सब शेल हैं जिनके लिए n प्लस l सेम हो तो जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। ऐसा हम मानकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा 3d भी हो गया। अब कौन सा आएगा? 4p, फिर कौन सा आएगा? 5s। तो 3d के बाद 4p और 4p के बाद 5s। तो अब तक हमने 5 वाले कर लिए। अब देखते हैं 6 कहां पर है। तो 6 है यहां पर, फिर 6 है यहां पर और 6 है यहां पर। तो अब आप गौर करिए इन तीनों को। तो इस n प्लस l के लिए n 4 है,
इस 6 के लिए n5 है, इस 6 के लिए n6 है। अब तक जो सीक्वेंस चल रहा है वो यही है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा सबशेल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाए तो जिसका n कम होता है उसको पहले लेते हैं और जिसका n ज्यादा होगा उसको बाद में लेंगे। तो यहाँ पर n4, यहाँ पर n5, यहाँ पर n6, तो पहले मैं लूंगा किसको, 4d को। तो 5s के बाद हम फिल करेंगे 4d को, तो 4d के बाद हम फिल करेंगे 5p को, और 5p के बाद हम फिल करेंगे 6s को, 6s को। अब ये 6 वाले भी हो गए। अब हम चूज करते हैं 7 वाले। तो 7 कहां पर है, तो 7 एक यहां पर, 7 एक यहां पर, और 7 यहां पर, और 7 यहां पर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले देखो कि इस 7 के लिए n की वैल्यू 4, इस 7 के लिए n5, इस 7 के लिए n6, और इस 7 के लिए n भी 7 है। तो पहले फिल होगा 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला, और फिर 7 वाला। तो हम पहले फिल करेंगे, मतलब 6s के बाद फिल होगा 4f, क्योंकि उसके लिए n प्लस l की वैल्यू 7 है, बट n कितना है, 4। अब कौन आएगा, 5d, 5d के बाद कौन आएगा, 6p, 6p के बाद कौन फिल होगा, 7s, और इसके बाद जो भी है 8 वाले 9 वाले वो इसी सीक्वेंस में फिल कर लिए जाएंगे। तो यहां पर जो ये लिखा हुआ है ये है आपका सीक्वेंस फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। आपको इसको फॉलो करना होता है। जब भी आप लिखोगे किसी भी एटम के लिए कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां पर जो सबशेल जमे होंगे, जो उनका ऑर्डर होगा वो ये होगा, आपको याद रखना है। याद ना रखे तो भी कोई इशू नहीं है, बस आपको n प्लस l की वैल्यू वहां पर निकालना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अगर आपके पास 4 सबशेल हैं, आपके पास 4s है, आपके पास 5d है, आपके पास 3p है, और आपके पास 4p लिख लेते, चलिए ये 4 लेते हैं अपन। ठीक है, हमारे पास 4 सबशेल हैं, 4s, 5d, 3p और 4p। तो टाइम देखो, तो स्टॉप करो। सपोज करिए कि हमारे पास 4 सबशेल हैं। मेरे पास मान लेते हैं 4s, 3d है, मेरे पास 5p, और मेरे पास 4f है। ये 4 मेरे पास सबशेल हैं, और मुझसे बोला गया है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबके लिए n प्लस l की वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखिए यहां पर n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0, मतलब कितना हो गया, 5। सामने जो है वो n होता है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। तो माफ कीजिएगा, 4 प्लस 0 कितना होगा, 4 होगा। अब यहां पर क्या है, सामने 3, तो n 3 हो गया, और d के लिए l 2 होता है, तो 3 प्लस 2 ये कितना होगा भैया, 5 होगा। फिर ये 5p है, तो सामने 5 वही शेल हो गया, और p मतलब l की वैल्यू 2 आएगी, सॉरी l की वैल्यू 1 आएगी, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ये 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसके पश्चात ये 4f है, तो n की वैल्यू तो 4 हो गई, और f होने की वजह से यहाँ पर l की वैल्यू 3 होगी, तो ये हो गया 3। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। अब हमारे लिए अच्छी बात यह है कि चारों वैल्यूज क्या है, अलग अलग हैं। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिल करेंगे किसको, 4s को। 4 के बाद नेक्स्ट हाई वैल्यू क्या है, 5। तो फिर आएगा कौन, 3d। 3d के बाद क्या आएगा, 6, क्योंकि ये 5 है, अब ये 6 है, तो 6 मतलब आपका 5p, और 6 के बाद 7 वाला मतलब आपका 4f। इसी प्रकार इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, वो पूछता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द गिवन सेट ऑफ सबशेल। मतलब वो आपको 4-5 सबशेल दे देगा, इनमें से कोई भी सबशेल, और पूछेगा कि इनके लिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होती है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि इन चारों के लिए आपको इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। क्या करना है हमको, इनको जमाना है ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिए, कि जिसकी एनर्जी कम है वो पहले, फिर ज्यादा ऐसे। तो ये अगर ऐसे पूछता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो क्या करना होगा, सबके लिए निकालना होगा n प्लस l की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, निकालते हैं n और l। तो यहां पर जो सामने है 5 वही होगा n की वैल्यू। आपको मालूम है d सबशेल है, तो l क्या होगा, L2 होगा। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7।
अब यहाँ पर देखिए 5s है, n तो 5 हो गया और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 5 प्लस 0 कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये 6p है, सामने जो है वही क्या होगा, शेल नंबर n की वैल्यू, और p मतलब क्या, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। अब कौन है, 4p, सामने जो है वो n की वैल्यू और p मतलब फिर से वही वाली बात है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये भी क्या होगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब देखिए हमको मालूम है जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू हाई उसकी एनर्जी भी हाई होगी। यहाँ पर दो सबशेल के लिए n प्लस एल 5 है और दो सबशेल के लिए n प्लस एल 7 है, तो जिनके लिए वैल्यू 5 है उनकी एनर्जी कम होगी, जिनके लिए वैल्यू 7 है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब 5 भी दो है, उनमें कौन कम कौन ज्यादा, तो देखो इस 5 वाले के लिए n 5 है बट इस 5 वाले के लिए n 4 है। अगर दो या दो से ज्यादा सबशेल में n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो हम चेक करते हैं n की वैल्यू को, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले आएगा। मतलब आपके 5s और 4p में इसके लिए n4 है, इसके लिए n5 है, तो 4p की एनर्जी कम हो गई 5s से, तो पहले हम फिल करेंगे 4p को, मतलब एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, उससे ज्यादा आपकी 4p के बाद जो होगी वो होगी 5s। तो ये 5 वाले हो गए। अब हम चेक करते हैं 7 वालों को, तो देखो ये वाला भी 7 है और ये वाला भी 7 है, किंतु इसमें n की वैल्यू 5 है और यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो 5d है उसके लिए n की वैल्यू कम, 6p के लिए n की वैल्यू ज्यादा, बट इन दोनों के लिए n प्लस एल सेम है, तो जहां n की वैल्यू कम वहां एनर्जी कम, जहां n प्लस एल सेम होने के बावजूद n की वैल्यू ज्यादा वहां पर एनर्जी भी ज्यादा। तो पहले फिल होगा 5d, उसके बाद फिल होगा 6p, या ये कह लो पहले जो कम एनर्जी वाला है वो 5d है और जो 6p है उसकी एनर्जी क्या होगी, 5d से भी ज्यादा होगी। तो ये जो ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऑर्डर फॉर एनर्जी है, मतलब इन चारों में सबसे कम एनर्जी 4p की, उससे ज्यादा 5s की, उससे ज्यादा 5d की, उससे ज्यादा 6p की। ऐसा क्यों हुआ, 4p के लिए n प्लस एल 5, 5s के लिए n प्लस एल 5, लेकिन यहाँ पर n4 यहाँ पर n5, तो ये कम एनर्जी वाला क्योंकि n कम है और ये ज्यादा एनर्जी वाला क्योंकि यहाँ पर n ज्यादा है। अब ये दोनों क्या थे, 7 और 7 वाले, बट यहाँ पर 5d में n की वैल्यू 5, 6p में n की वैल्यू 6, तो जहां पर n की वैल्यू कम वहां एनर्जी कम, जहां n की वैल्यू ज्यादा वहां पर एनर्जी ज्यादा। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर गिवन सबशेल। अब अगर मान लो इसे फ्लिप कर दें, या मैं पहले लिखूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब वो पूछता है इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा 4p में, जब ये पूरा फिल हो जाएगा वो जाएगा 5s में, जब वो पूरे फिल हो जाएंगे तब वो 5d में जाएगा और उसके बाद हो जाएगा 6p में। तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम कुछ बेसिक सिंपल एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखेंगे कि हमने जो रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं एग्जांपल कार्बन का। कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और अगर मुझे फिल करना हो तो आपको मालूम है सबसे पहले हम क्या लेते हैं 1s, फिर हम लेते हैं 2s, और फिर हम लेते हैं 2p, फिर हम लेते हैं 3s, फिर हम लेते हैं 3p। खैर हम यहाँ तो आगे इतने नहीं बढ़ पाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत ही लिमिटेड नंबर में है, 6 ही हैं। तो 1s, s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 आ गए, 6 में से 2 यूज हो गए, 4 बच गए। 2s, s है, इसमें भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 यूज हो गए, 2 बच गए। अब p में मैक्सिमम आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, बट अभी यहाँ पे कितने बचे हैं, 2 + 2 4 यूज हो गए, 6 में से 4 यूज हो गए हैं, 2 बचे हैं, तो p में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये जो होगा ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब मैं लेता हूं नियॉन को, तो जो नियॉन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 10। अब अगर हम इसके लिए लिखें तो सबसे पहले क्या आएगा 1s, 1s में 2 आते हैं, फिर क्या आएगा 2s, 2s में भी 2 आते हैं, फिर क्या आएगा 2p, और मैक्सिमम इसमें 6 आ सकते हैं। तो कितने बचे हैं, 2 + 2 यूज हो गए, 10 में से 6 बचे हैं,
एट द एंड आप देखें तो 4 फिल हो चुके हैं 10 में से, तो 6 बचेंगे। पी में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, तो बचे हुए पूरे 6 इसमें आ जाएंगे और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। अब मैं लेता हूं क्लोरीन को। तो क्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1s, इसमें फिल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा 2s, इसमें भी फिल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा 2p, इसमें फिल होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 2 + 2 4, 4 + 6 10, अभी भी 7 रिमेनिंग है। तो 2p के बाद 3s आता है और 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d आना चाहिए, बट 3d के पहले हम इसको लेते हैं 4s को और फिर आता है 3d। ये सीक्वेंस हमने पढ़ चुका है थोड़े पहले ही, आप देखिएगा प्लीज। तो चलिए 10 हो चुके हैं, 7 बाकी हैं। तो s में कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो यहाँ पे 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 हो चुके हैं। यहाँ कितने हैं? 17, 5 बचे हैं। p में कितने आते हैं? मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो जो 5 बचे हुए हैं ना, 12 के बाद कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। तो वो 5 पूरे के पूरे किस में आ जाएंगे? p में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा, इसे इरेज कर दीजिए। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। अब मैं लेता हूं क्रोमियम को। तो जो क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो चलिए इसे फिल करते हैं। 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, अभी भी काफी बचे हैं। तो फिर क्या आएगा? 3s2 3p6, अब कितने हो गए? 2 + 2 4 + 6 10 10 और ये 8 18, अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 6 बचे हुए हैं। आफ्टर 3p हम क्या फिल करते हैं? 3p के बाद 3d को फिल करना चाहिए, बट एनर्जी ऑफ 3d ज्यादा है किससे? 4s से। तो हम पहले किसको फिल करेंगे? 4s को फिल करेंगे। तो 4s में कितना आएगा? 4s में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या आएगा? तो अब आपका आएगा 3d। एक काम करते हैं कि लिखते 3d को ही पहले, चलिए 3d को पहले लिखा और 4s को बाद में लिखा, बट सीक्वेंस वही रखेंगे, पहले इसको फिल करेंगे। कितने हो गए हैं? 2 4 10 12 18। 18 के बाद यहाँ पर 2 आएंगे, कितने हो गए? 20। कितने बचे हैं? 4। तो 4 को मैंने, बचे हुए 4 को मैंने यहाँ फिल कर दिया। वाई डी में कितने आ सकते हैं? इन डी सब शेल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 4 तो आगे जाएंगे। तो ये क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ जो लिखा हुआ है ये सही नहीं है। सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है बट फिर भी ये वाला सही नहीं है। इसके लिए क्रोमियम के लिए एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है जो मैं लिखता हूं, और वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s। होता यह है कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर जाएगा, 3d में आ जाएगा, तो 3d 5 हो गया, 4s 1 हो गया। वैसे तो ये एबनॉर्मल है, ये सही नहीं है या सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, बट कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का ये होता है। इसकी वजह क्या है? तो याद रखना है यहाँ पर 3d 4 है और यहाँ पर 3d 5 है। d में कितने आते हैं? d में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, अभी कितने आए हैं? 5। तो इस वाले सेकेंड वाले कॉन्फ़िगरेशन में जो डी सबशेल है वो हाफ फिल्ड है, और हमने ऐसा पाया कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, मतलब किसी एटम में अगर कोई सबशेल हाफ फिल्ड हो तो वो होता है मोर स्टेबल। मतलब यहाँ पर ये हाफ फिल्ड है क्या? 3d नहीं है, 3d यहाँ पे क्या है? हाफ फिल्ड। अगर यहाँ पर ये हाफ फिल्ड है तो ये मोर स्टेबल होगा। चूंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर s यहाँ जम कर जाए तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा हाफ फिल्ड और हो जाएगा मोर स्टेबल। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एबनॉर्मल सीन हो रहा है कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन d में जंप कर रहा है, जिससे d हो गया हाफ फिल्ड, स्टेबिलिटी बढ़ गई, और हम इसको प्रेफर करेंगे। दो ये सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है ना, जो हमने रूल्स पढ़े थे ये अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट बिकॉज ये कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है इसलिए हम इसको लेते हैं। ये सही है और ये वाला सही नहीं है, याद रखिएगा। आपके 11th में ये क्वेश्चन पूछता भी है कई बार। अब मैं लेता हूं आयरन को। तो जो Fe है वो होता है 26। तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट करिए कितने हो गए? 2 4 10 12 18। अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। आपको पता है आफ्टर 3p 3d आएगा, बट बिफोर 3d वी शुड फिल 4s। तो कितने हो गए थे? 18 के बाद 2 यहां पे आ गए, 20 हो गए। कितने बचे हैं? 26 में से 20 यूज हो गए, फिल हो गए, 6 बचे, वो 6 के 6 यहां पे आ जाएंगे।
अब सुनिए, यहां पर ये वाला केस लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे जंप भी करवा दिया तो 3d क्या होगा 7। अब ना तो ये हाफ फिल्ड है ना तो ये फुली फिल्ड है। d हाफ फिल्ड कब होगा, जब उसमें होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। d फुली फिल्ड कब होगा, जब उसमें होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक आ भी जाए, जैसे अभी 6 है, ना तो हाफ फिल्ड है ना तो फुली फिल्ड है, एक को बुला लो तो कितना हो जाएगा 7, तब भी ना वो हाफ फिल्ड होगा ना फुली फिल्ड होगा, तो ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है। यहां पर जंप करवाए थे क्योंकि वो हाफ फिल्ड हो रहा था, यहां पे लॉजिकल था, यहां पे करते हैं वहां पर नहीं करते। एक और एग्जांपल देखते हैं कॉपर का। कॉपर होता है 29। अब फिल करिए तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए 18। काउंट करो भैया, 2 4 10 12 और 6 18, 12 और 6 18। अब कितने बचे हैं, तो यहाँ पे बचे हुए हैं आपके अभी भी 11 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर 3p हम लिख क्या रहे हैं 3d, बट फिल किसको करेंगे पहले 4s को। हमने बात बार-बार कर ली है, 4s की एनर्जी कम है इसलिए हम उसको पहले फिल करेंगे और 3d को बाद में। तो यहाँ पे 18 हो गए, 18 और 2 20। अब कितने हैं यहाँ पर 29, 20 तो फिल हो गए, 9 बचे, 9 यहाँ पे आएंगे। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। जो सही है वो कौन सा है, मैं नोट करता हूं, सबको सेम लिखिए लास्ट तक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 एंड 4s2। अब देखो होता क्या है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर जाता है, जिससे एक जाने के बाद 4s में 1 बच गया और ये 9 से क्या हो गया 10 हो गया। अब मैंने पहले कहा था कि जो डी सबशेल है वो अगर हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो तो होता है मोर स्टेबल। यहां पर देखो डी में 9 था, अगर सपोज एस से एक आ जाए तो डी में 10 हो जाएंगे, और डी में 10 मतलब डी क्या हो गया पूरा पूरा फिल हो गया है। डी जो है वो फुली फिल्ड हो गया है तो वो होगा मोर स्टेबल। तो यहां पर डी फुली फिल्ड है क्या, नहीं। यहां पर ये फुली फिल्ड है क्या, हाँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होगा इस वाले से, चूंकि ये मोर स्टेबल है तो इसको हम लेते हैं। ठीक, तो ये जो एब्नॉर्मलिटी आ रही है ये दो में आती है, एक आती है आपके क्रोमियम में और एक आती है आपके कॉपर में। बाकी सब आप नॉर्मली फिल कर लीजिएगा, जो रूल है सीक्वेंस से लिखवा दिया गया है। होप आप इसको आराम से कर लेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हुल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल क्या है, तो याद रखना है इस रूल में हमें यह बताया गया कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों, याद रखना है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स हैं 3 4 5 जितने भी हैं जिनकी एनर्जी सेम है तो हम उनको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और हिंदी में कहते हैं समभ्रंश कक्षक। आपको याद रखना है कि अगर आपके पास p सबशेल है तो p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, तीनों की एनर्जी सेम होती है। आपके पास d सबशेल है उसमें होते हैं 5 ऑर्बिटल, पांचों की एनर्जी सेम होती है। यदि आपके पास f सबशेल है उसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल्स और सातों की एनर्जी क्या होगी सेम होगी। 1 2 3 4 5 6 7 इन सब की एनर्जी क्या होगी सेम होगी। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं डीजेनरेट या समभ्रंश ऑर्बिटल कक्षक। तो ये जो रूल है ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसे ऑर्बिटल्स हों जिनकी एनर्जी सेम हो तो इलेक्ट्रॉन्स उनमें ऐसे फिल होते हैं कि पेयरिंग करने से पहले वो सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। मतलब यहां पर रूल ये कहता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में तब तक पॉसिबल नहीं होती जब तक कि सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल ना हो जाए। अगर वो फिल नहीं हुआ है तो पेयरिंग नहीं होगी। अगर सारे सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल हो चुके हैं तो वहां पर पेयरिंग पॉसिबल है। जैसे देखिए अगर हम देखते हैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की एग्जांपल की हेल्प से तो ये हमको आइडिया हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए कार्बन जो है उसमें 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फिल कैसे होगा 1s में 2 तो फर्स्ट और सेकंड हम बात कर चुके हैं। पहला होता है क्लॉकवाइज तो ऊपर एरो, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो पहला होगा वो चक्कर लगाएगा क्लॉकवाइज, उसको शो करेंगे अपवर्ड एरो से। जो दूसरा आएगा वो चक्कर लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम शो करेंगे डाउनवर्ड एरो से। 2s में भी 2 है तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड
अब जो आपका 2p है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बट ये 2p की जो तीनों ऑर्बिटल्स है ना एनर्जी सेम है, तो पहला यहां पे आएगा, दूसरा कहां पे आए, या तो पेयरिंग कर ले या तो आगे आ जाए। बट हुंड्स रूल क्या कहता है कि पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स वैकेंट हो, खाली हो। तो भाई जो अगला आ रहा है 2p का पहला आ गया, अब दूसरा आएगा, तो पेयरिंग नहीं करेगा, वो कहां जाएगा, आगे जाएगा, क्योंकि सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल खाली था। अब यहां पर देखिए 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3 है, तो यहां पे पहला आएगा। जो दूसरा है उसके पास ऑप्शन क्या है, या तो पेयरिंग करो या तो आगे आओ। किसकी हेल्प ले, हुंड्स रूल की। वो क्या बोलेगा कि भैया हुंड्स रूल कहता है कि पेयरिंग पॉसिबल नहीं है जब तक कि आगे सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल खाली हो, वैकेंट हो। ये देखिए ये वैकेंट है, तो जो अगला होगा वो यहां पे आएगा। अब ये थर्ड कहां पे आएगा, वो यहां पे आएगा। ठीक, अब देखिए इसको ऑक्सीजन को 1s2 तो 1 2, 2s में 2 तो 1 2, अब 2p में 4 है, तो ये 4 में से फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग अभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल खाली थे। अब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल फिल हो चुके हैं, कोई और है क्या सेम एनर्जी वाला, नहीं है, तो अब फोर्थ आगे नहीं जाएगा, बल्कि अब वो पेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे फोर्थ आ गया। इसे देखिए, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इसमें 5 है, तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। पेयरिंग क्यों नहीं किए, क्योंकि ऑर्बिटल्स आगे वैकेंट थे, अब सारे फिल हो चुके हैं, और कोई है क्या सिनर्जी वाला, नहीं है। अब बाकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, तो 5 में से 3 आ गए, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, ऐसे होती है पेयरिंग। पूरे फिल हो जाए सेम एनर्जी वाले, जब वो फिल हो चुके होंगे हाफ फिल्ड, उसके बाद पेयरिंग होगी। अब 1s में 2, 2s में 2, अब यहाँ पे 6 हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3। ये लोग पेयरिंग क्यों नहीं किए, क्योंकि हम एनर्जी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स वैकेंट होने पर पेयरिंग नहीं करते, पहले उनको फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, और जब वो फिल हो चुके होंगे, सारे सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल फिल हो चुके होंगे, तब हम करते हैं पेयरिंग। तो अब 6 में से 3 आ चुके हैं, तो चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। तो पेयरिंग तभी होगी जब सेम एनर्जी वाले सारे ऑर्बिटल्स फिल हो चुके हों। ये है आपका हुंड्स रूल।